पाकिस्तान की आबादी 230 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 880,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि इसे खुराक की वाफर मिकदार में फराहमी की ज़रूरत है। 一条500块，还好的吧？太响了，太热了，太烫了，太烫了。 तो जब आप हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन इमिट नहीं होता, तो वो क्लीन फ्यूल कहलाता है। चाइना इज़ टॉप यूज़र एंड प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो चाइना वुड बी द गुड ऑप्शन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के बढ़ते हुए ख़तरे की ज़द में है। कई बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों का अंदाज़ा है कि मुस्तक़बिल करीब में सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है, क्योंकि खुराक की किल्लत और इस्तिआत न होने के साथ साथ पाकिस्तान को महंगाई, मुआशी सुस्त रवी, आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इजाफा का सामना है। मज़ीद बरान ज़र मुबादला के कम ज़खायर और रूबे कतर में कमी की वजह से ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश दरामद करने की मुल्की सलाहियत भी कमज़ोर है। मज़ीद तफसीलात हमारी रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में गंदम एक अहम ग़िज़ाई फसल है जिसकी फ़ीकस खपत तकरीबन 124 किलोग्राम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में 80% किसान गंदम काश्त करते हैं, जो कि मुल्क की कुल काबिल काश्त ज़मीन का तकरीबन 40% बनता है। ताहम इसके बावजूद भी पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना है। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का। हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है नंबर 1 वो बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा जो इसके साइड बाय साइड अगर हम अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को देखें तो वो एग्रीकल्चर आउटपुट हमारी जो है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। हमारे पास जो है वो लैंड मौजूद है जिसको हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे। और अब अगर आप एक तरफ पॉपुलेशन को ग्रोथ का ग्राफ आप देखें तो वो अपवर्ड है, और लैंड कल्टीवेशन पे जब जाते हैं तो जो ग्रोथ है वी आर नॉट इन द टॉप ऑफ दोज कंट्रीज हु आर परफॉर्मिंग वेल इन एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रोथ। आप अगर देखें तो हमारी जो वीट जो मेन क्रॉप है हमारी वीट मेन क्रॉप है, उसमें जो पर हेक्टर हमारी यील्ड है वो 3 मिलियन टन है, जबकि 3 मेट्रिक टन है, जबकि हमारे जो इंडिया में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में 4 मेट्रिक टन है, चाइना में 7 है और न्यूजीलैंड में वो 10 पे चली जाती है। तो हमारी जो प्रोडक्शन है, एक तो लैंड भी थोड़ी है, उसके ऊपर प्रोडक्शन भी कम है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पाकिस्तान की आबादी 230 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 880,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ यहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि इसे खुराक की वाफर मिकदार में फराहमी की ज़रूरत है। जी, पाकिस्तान जैसा कि आप जानते हैं कि 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो उसका ग्रोथ रेट भी इस वक्त हाईएस्ट अमंग द वर्ल्ड है। और जो पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, यू कैन से दैट। पाकिस्तान में इस वक्त जो 2018 का एक सर्वे था उसके मुताबिक पाकिस्तान में 36.9% पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर है, जिसमें से अराउंड 18.9% जो है वो उनको सीवियर फूड इनसिक्योरिटी थी। आप अगर पाकिस्तान का ओवरऑल एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वालों में से, 4था बड़ा मुल्क है मिल्क पैदा करने वालों में से, और 10वां बड़ा मुल्क है राइस में प्रोडक्शन में, और 5th लार्जेस्ट है शुगर केन प्रोडक्शन में। बट डिस्पाइट ऑफ दिस पाकिस्तान की जो अराउंड 40% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और आप कह सकते हैं कि वो सीवियर फूड इनसिक्योरिटी है वहाँ पे।
अगर डाटा को आप जो रिसेंट डाटा है उसको अगर आप ज़रा डिटेल में स्टडी करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो 25.5 मिलियन फैमिलीज हैं जो कि कंसिस्टिंग अराउंड 153 मिलियन पॉपुलेशन, दैट इज लिविंग, उनकी जो मंथली इनकम है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ 37,000 रुपीज़, 37,000 रुपीज़ आप कह सकते हैं, और जिसको अगर डॉलर टर्म में कन्वर्ट करें तो ये दैट इज लेस दैन $0.8। आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की 153 मिलियन पॉपुलेशन है वो $1 पर डे से लेस इनकम पे डेली में गुजारा कर रही है, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो बॉटम लाइन है जिसको पावर डिक्लेयर करने की, तो ये वो लोग हैं जिनको फूड की इंतहाई शॉर्टेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फूड नहीं है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के अलावा गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियों और सैलाब के बढ़ते हुए खतरे के बायस मुल्क को दरपेश ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज मज़ीद बढ़ गया है। हमें उस पे भी थोड़ा सा, वी आर वन ऑफ द मोस्ट सीवियरली हर्ट कंट्री बाय दिस क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमने इस चीज़ के बारे में बावर करवाया है। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से आइदर वी हैव ड्राउट और वी हैव फ्लड्स, सो हमारी वो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे क्लाइमेट चेंज में भी, क्लाइमेट में भी, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात के पेश नज़र अनाज, तेल के बीजों, फलों और सब्जियों की ज़रई पैदावार को बढ़ाना ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निमटने की एक कोशिश है। अब इन चीज़ों को अगर हमने मेंटेन करना है तो हमें पहले तो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे काबू पाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें अपनी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम लेटेस्ट मशीनरी को ऐड करना पड़ेगा, नए बीज को, नए सीड्स को लाना पड़ेगा ताकि जो पर हेक्टर क्रॉप्स है हमारी उनकी ग्रोथ बढ़े। दो कि हम टॉप 10 में हैं, हमारी जो दुनिया में टॉप 10 में है हम एग्रीकल्चर फूड ग्रोथ में, बट स्टिल वी नीड टू हैव परफॉर्म बेटर। चीन के साथ ताउन करना और उनकी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से सीखना ज़रूरी है। परचून की दुकानों, घरों, रेस्तोरानों और शादी हॉल्स में खाने को शऊरी तौर पर ज़ाया करने के अलावा पैदावार, कटाई, नकलो हमल, प्रोसेसिंग और तकसीम के मराहिल के दौरान ज़्यादातर इत्तफ़ाक़न और गैर इरादी तौर पर होने वाले खुराक के नुकसान को कम करना भी उतना ही अहम है। उसके बाद जो चाइना ने अपनी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं एग्रीकल्चर की, जो कि मुख्तलिफ ऑल वेदर प्रोडक्शन होती है चाइना में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद जो नए बीज हैं चाइना के अंदर जैसे टोमेटो के हैं, मतलब उसका साइज़ बहुत, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत अच्छा है, पोटैटो है, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, तो इन चीज़ों पे अगर हमारा कोऑपरेशन हो और चाइना के अंदर से हम लेटेस्ट सीड्स हमें मिल जाएं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम अगर थोड़ा बहुत इन कर लें अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, तो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें फ्रीकैन ने इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई ताउन बहुत ज़्यादा सलाहियतों से मालामाल है और ख़ास तौर पर CPEC के फ्रेमवर्क के तहत फसलों की अफजाइश और कीड़ों पर काबू पाने के मंसूबों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। फ्रीकैन ने फसलों की काश्त, जानवरों और पौधों की बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल, ज़रई मैकेनाइजेशन, ज़रई टेक्नोलॉजी के तबादले और ज़रई मसनूआत की तिजारत जैसे शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चाय की बड़ी तिजारत होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला और इस्तेमाल करने वाला सारफ है, जिसकी सालाना पैदावार 30 लाख टन से ज़्यादा है। चीनी चाय ने अपने आला मयार, मुफरीद और अच्छे जायके की वजह से दुनिया में बज़ेराई हासिल की है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं।
我要现成啊，我有点忙，因为我跑的。不慌现成啊，忙啊。别称我了，你这是昨天你就现成了。真亮哦，真反正人家会称。杰克，今天我们茶厂在收茶叶。जैक हमारी चाय की फैक्ट्री आज चाय जमा कर रही है। ये सब मुकामी देहातियों ने जमा किया है। इनके इर्द गिर्द बहुत से कदीम चाय के दरख्त हैं। 他们称以后有钱吗？对，是的，这个13公斤，13.7公斤。那这个是大概是多少钱的？这个是20块一4斤，41公斤。大概是400块多吗？对，来我们算一下。明白。哦，一条500块，还好的吧？他们每年靠这个茶叶的话，每家可以赚几万块钱。真的吗？对，最少的可以赚2万多。然后呢？书是他们的吗？还是你们的？都是分给他们的。分给他们的，他们管。然后呢，我们每年的话就给他们，签合同订购，是这样的。我们会选择我们这个品质最好的几款茶叶。हम बाउंडलेस लव चैरिटी सेल के लिए अपनी बेहतरीन चाय का इंतखाब करते हैं और तमाम मुनाफा दूर दराज बसने वाली कम्युनिटीज और जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। हमारे इलाके और कोऑपरेशन को हमेशा चीनी वजारत खारजा की हमायत हासिल रही है। एक बार इस तरह की मदद से फायदा उठाने के बाद मैं समझती हूँ कि अब ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मुकामी लोगों और अपने आबाई शहर को भी ऐसा ही फायदा पहुँचाएं। मुझे सिर्फ मुनाफा कमाने के बजाय दूसरों की मदद करने में ज्यादा खुशी मिलती है। साजगार मुल्की पॉलिसियों के साथ हमारे मुकामी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी कम्युनिटीज में आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। 你们速度一定要快，一定要快，因为它这个锅温太高了。来，你来。对，太高了，姐姐。没事，你来试一下，就这样。会很热吧？对，没事，不热的，快点。好，试一下。是这样吗？对，翻快一点。快一点，快一点。好。对。对，快一点。这个动作叫板吗？板茶。反过来，翻过来。翻过来。不是这边反了，这样，这样啊，这样，小心。太香了。太热了，太烫了。是不是它有那个散发一种清香的味道？有没有？是，有没有？有。对，小心你的手啊，不要靠在锅上。对。太热了。太烫了。我们这里的古茶树上百年的是有3600। हमारे पास चाय के 3600 से जायद दरख्त हैं जो सदियों पुराने हैं और 60 से ज्यादा दरख्त जो 1000 साल पुराने हैं। ये दरख्त हमारे गांव के खजाने हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। माजी में इतने शानदार कदीम चाय के दरख्त रखने के बावजूद गाँव वाले इनकी कदर से वाकिफ न थे। मैं गाँव वापस आई और एक बाहमी इश्तराक कायम किया। चाय की पत्तियों की कटाई और इसके इंतजाम के सिलसिले में गाँव वालों को मुत्तहिद करने का इरादा किया ताकि फिर इसे प्रोसेसिंग के लिए हमारे कोऑपरेटिव के पास लाया जाए। हम मेयार को बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कदीम चाय के बारे में जानें और हमारे गाँव वालों को बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। 长寿精品呢，是我们县申请的，一个集体商标। चांगशू जिंगपिंग या लॉन्गेविटी जिंगपिंग एक इज्तिमाई ट्रेडमार्क है जिसे हमने अपनी काउंटी के लिए रजिस्टर कराया है। अगर आपकी ज़रूरी मसनूआत मतलूबा मयारात पर पूरा उतरती हैं तो वो इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें 110 ज़िमनी कैटेगरीज शामिल हैं जिनमें तकरीबन वो तमाम आम फार्म प्रोडक्ट शामिल हैं जिनके नाम आपके जहन में आ सकते हैं। इसके फ़वाइद दोगुना हैं। पहला ये कि हमारे ब्रांड की कदर में इजाफा करता है जो हमने अपने लाइव स्ट्रीम ई-कॉमर्स वेंचर के ज़रिए दरियाफ्त किया। हमारी मसनूआत के ब्रांड को ज़्यादा मोतबर होने की ज़रूरत है क्योंकि सेहत और ज़्यादा उम्र ऐसे अहदाफ हैं जिन्हें आलमी सतह पर कबूलियत हासिल है। दूसरा, लॉन्गेविटी जिंगपिंग ट्रेडमार्क होने की वजह से आप नए अंदाज से डिज़ाइन की गई प्रोडक्ट के लिए नए ट्रेडमार्क की दरख्वास्त देने से बच जाएंगे। ये अखराजात और वक्त की बचत करता है और मौसर तरीके से
پیسے اور وقت کے ضیاع کو کم کرتا ہے۔ جنپنگ کاؤنٹی اس وقت صوبہ یونان کا واحد لانگیویٹی ٹاؤن ہے۔ باہمی غور و خوض کے بعد ہم نے اپنی زرعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے لانگیویٹی جنپنگ اجتماعی ٹریڈ مارک کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 把我们的自然禀赋和人文禀赋发挥出来。大家可以试着喝一下，因为我们这个款真的很爆。今年的这个款，今年我们的主要就是做这一款古树红茶，还有白茶的。其他你们可以从汤色里面能看出这个，就是像我们00后、90后，就是不怎么这个喜欢喝茶的。那么他喝这个红茶，它是最适合他的。就是口感的啊，最适合它的口感。咱们可以从就是汤色里面能看出我们这个大一种古树茶的好，是吧ग्रीन हाइड्रोजन एक साफ ईंधन है। ये कार्बन का अखराज नहीं करता जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। इसका फ़ायदा ये भी है कि हाइड्रोजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तवानाई के ज़राए भी शमसी और हवा की तरह सब्ज़ यानी माहौल दोस्त हैं। पाकिस्तान के पास हवा और फोटोवोल्टिक के भरपूर वसाइल मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में ग्रीन हाइड्रोजन की तरक्की की अहम बुनियाद बन सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से तैयार करदा हाइड्रोजन, जिसे आमतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, भारी सनत और नकलो हमल के शोबों में खालिस सिफर अखराज हासिल करने के लिए एक गेम चेंजर हल के तौर पर उभरा है। अच्छा, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक तरह का आप फ्यूल समझ लें कि, लेकिन वो एग्जैक्टली जिस तरह हम पेट्रोल या डीज़ल इस्तेमाल करते हैं उस तरह नहीं होता, लेकिन वो एनर्जी कैरी करता है और वो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो है ना कार्बन इमिट नहीं करता। अभी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो सारी चीज़ें बातें हो रही हैं, तो जब आप हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन इमिट नहीं होता, तो वो क्लीन फ्यूल कहलाता है। बाकी फॉसल फ्यूल को जलाने से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। तो ये फ़र्क है जनाब, ग्रीन एनर्जी को हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी क्लाइमेट चेंज ठीक रहेगी। जब हाइड्रोजन का जिक्र किया जाता है तो ज़्यादातर लोग उसे बुनियादी तौर पर नई तवानाई की गाड़ियों से जोड़ते हैं, ताहम इसकी एप्लीकेशंस इससे कहीं ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसमें सनतों की एक वसी रेंज शामिल है, बशमूल कीमियाई पैदावार, बिजली की पैदावार और स्टील साजी। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई और जो मेथनॉल प्रोडक्शन है उसमें हो गया, यूरिया प्रोडक्शन में हो गया, तो लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उसी में जो है ना उसी सिमत काम कर रहा है, लेकिन ये है कि अभी पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आगे चल के ये जो UN की तरफ से रेजोल्यूशंस आते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स मुल्क से बाहर जाती हैं, जिस तरह हम कोई स्टील बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो अगर ग्रीन एनर्जी पे नहीं बनी हुई तो वो लोग आपसे नहीं लेंगे। तो अगर हम इस तरफ नहीं गए, पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं गया, तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह पाकिस्तान इकानमी को बहुत लॉस होगा। कार्बन के अखराज में कमी की आलमी कोशिशों ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज में नुमायां दिलचस्पी पैदा की है। चीन ने इस मैदान में रहनुमाई करते हुए बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार और इस्तेमाल में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। पाकिस्तान तवानाई की इस जदीद हाल की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस बनाने की तरफ भी नुमायां पेशरफ्त कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना वो चूँकि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे टाइज़ हैं, एंड नाउ चाइना इज़ टॉप यूज़र एंड प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो चाइना वुड बी द गुड ऑप्शन। अभी एक झमपीर के साइड पे एक सिंध गवर्नमेंट ने मिलके एक चाइना के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उस मेच्योर लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम जो है ना उसको पूरे पाकिस्तान में फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकें। पाकिस्तान उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, तो दिस इज़ गुड थिंग, इन फ्यूचर दे विल बी एबल टू डू गुड थिंग्स इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। सोलर के लिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जितनी गर्मी पड़ती है और ये, लेकिन अब ये है कि जिस तरीके से सोलर प्लेट्स महंगी हो रही हैं तो सोलर की भी एनर्जी भी महंगी होगी, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हमें टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आना चाहिए, चाइना के साथ हमें इश्तराक करना चाहिए और उनकी कोलैबोरेशन से। सब्ज हाइड्रोजन की तरक्की एक नागुज़ीर रुझान है, ताहम ये अमल
अपने चैलेंजों के बगैर नहीं है। अच्छा, ये है कि जो दूसरे ममालिक काम कर रहे हैं उनमें यही मसला, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ट्रांसपोर्ट का है कि हम कैसे जो है ना हाइड्रोजन को अब अगर प्रोड्यूस कर भी लें तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। और दूसरा ये मसला है कि आप ऐसे नहीं है कि जिस तरह आप CNG पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हाइड्रोजन पे इस तरह गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, उसके लिए आपको स्पेसिफिक इंजन्स चाहिए होते हैं। तो उसमें काफ़ी अभी चीज़ें हैं कि आप इसको फुली यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी इस पर रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें जो है ना हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए उसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वो फ्यूल सेल बनाना पड़ता है। तो जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है उसमें एकेडमिया बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि उसमें मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं, उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो अगर तो गवर्नमेंट इस लेवल पे एकेडमिया के साथ कंसोर्शियम बना देती है कि जो एनर्जी से रिलेटेड सेंटर्स हैं और जो मटेरियल से रिलेटेड रिसर्चेस हो रही हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगी तो बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पैदा करने वाला और हाइड्रोजन इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। सब्ज हाइड्रोजन की तैयारी के लिए चीन के तैयार करदा फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर का सामान दुनिया में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान के पास बहुत से तजर्बे हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है और इस शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। चाइना ने तरक्की की रीज़न यही थी कि वहाँ पे उनका जो बिजनेसमैन है उसने एकेडमिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, गिव अस द सॉल्यूशन। इस वक्त मेरा ख्याल है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए, वक्ती तौर के ऊपर हम करें तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे CPEC के ऊपर हमने कुछ मुआहदे किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम भी बनाया, हमें मैक्सिमम रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है चाइनीज़ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन से चलाने चाहिए। 2023 में हम CPEC की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। दोनों ममालिक को इस नए दौर में ग्रीन एनर्जी के मंसूबे मुतारफ करवाने चाहिए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के अंदर सब्ज तवानाई के इतलाक के मंजरनामों को वसीह करना बहुत अहम है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मंसूबा है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को शामिल करना एक कीमती इजाफा हो सकता है। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि चाइना जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, रोड्स और इसमें सब चीज़ें बना रहा है, तो वो जो मटेरियल है वो चाइना यहीं से लेता है, पाकिस्तान से लेता है। उसमें अगर स्टील होता है या कोई कंक्रीट का मटेरियल होता है तो उसमें वो चाइना यहीं से लेता है, पाकिस्तान से। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है या इसके लिए क्लीन फ्यूल्स हैं वो सीमेंट और कंक्रीट और स्टील बनाने में उसकी इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले करते हैं कि उसमें आप क्लीन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वो मटेरियल्स बना सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।